हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 9th के अर्थशास्त्र के पहले अध्याय का अध्ययन करने वाले हैं। और इस अध्याय में आपको एक पालमपुर नामक काल्पनिक गांव की कहानी की चर्चा होने वाली है। और इस पालमपुर के गांव में हम लोग ये जानेंगे कि यहाँ के जो लोग थे, वह लोग जो है कैसे रहते थे। और यह गांव एक रायगंज नाम का स्थान है, उससे 3 किलोमीटर की दूरी पर था। और इसमें लगभग जो है 450 परिवार अलग अलग जातियों से जो बिलोंग करते थे वह निवास करते थे। यहाँ पर एक प्राथमिक विद्यालय भी था, साथ में एक हाई स्कूल विद्यालय था। इन सब के बारे में हम लोग जानेंगे कि कैसे कैसे इनकी शिक्षा हुई और इनका जो भूमिका यानी कि यह जो अपने व्यवसाय के लिए जीते थे, यह सारी चीज़ें जो है कहाँ से शुरू हुई। और जानकारी के लिए आपको बता दें कि यह लोग जो है अपने जीविका के उपार्जन के लिए कृषि की सहायता लेते थे, अर्थात कृषि के द्वारा जो है सब अपना कार्य करते थे। तो आइए हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं इस गांव की कहानी की। देखिए, सिंपल सी बात यहाँ पर है कि पालमपुर एक काल्पनिक गांव है। पालमपुर क्या है? एक काल्पनिक गांव है। और इस काल्पनिक गांव में आपको यहाँ ध्यान देना है कि पालमपुर गांव में खेती ही लोगों की जीविका का मुख्य आधार था। इस पालमपुर गांव में खेती ही यानी कृषि ही लोगों के जीवन का मुख्य आधार था। आप ध्यान दीजिएगा, ये जो पालमपुर गांव है यह रायगंज से लगभग 3 किलोमीटर दूर है। और इस गांव में अलग अलग जातियों के 450 परिवार, मैंने आपसे बताया था अभी कि अलग अलग जातियों के लोग लगभग 450 परिवार यहाँ रहते हैं। अब इस गांव की एक बात और है कि इसमें उच्च जाति के 80 परिवार हैं। कितने परिवार हैं? उच्च जाति के जो 450 परिवार यहाँ पर है, इस परिवार में 80 परिवार ऐसा है जो उच्च जाति से बिलोंग करता है। और उसके बाद जो ये लोग हैं, यह लोग ज़्यादातर भूमि के स्वामी हैं, अर्थात इनकी खुद की जमीन है और इनके पास अपना खेत है जो ये उच्च कास्ट वाले हैं। अब ध्यान रखिएगा, शिक्षा के स्तर पर यह प्रबंध कराई गई व्यवस्थाओं में 2 प्राथमिक विद्यालय और 1 हाई स्कूल है। मतलब यहाँ इस गांव में 2 प्राथमिक विद्यालय यानी 2 प्राइमरी विद्यालय और 1 हाई स्कूल विद्यालय है। और इस विद्यालय के माध्यम से ये लोग शिक्षा ग्रहण करते हैं। राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवं एक निजी औषधालय भी है। कहने का मतलब यहाँ पर एक सरकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी है और निजी औषधालय भी है, यानी कि प्राइवेट जो है औषधि का मतलब कि इसका भी मतलब चिकित्सालय ही है। औषधालय का मतलब क्या होता है? चिकित्सालय। तो कहने का मतलब एक प्राइवेट भी है। अब ध्यान रखिएगा, लघु विनिर्माण, परिवहन, दुकानदारी आदि सम्मिलित है, जिन्हें गैर कृषि क्रियाएं कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, कृषि जो होती है उसमें कृषि, पशुपालन, ठीक है, मछली पालन, ये सारी चीज़ें जो है एडजस्ट कर दी जाती हैं। लेकिन जब विनिर्माण की बात आती है, यहाँ लिखा है विनिर्माण, तो विनिर्माण का मतलब ये होता है कि देखिए, एक होता है कंस्ट्रक्शन, दूसरा होता है रिकंस्ट्रक्शन। तो यहाँ आपको ध्यान देना है कि निर्माण का मतलब जैसे किसी भवन का निर्माण हो रहा है। अब अगर उस भवन में किसी चीज़ की फैक्ट्री लग करके और कोई नया प्रोडक्ट बन रहा है तो उस चीज़ को हम लोग कहते हैं विनिर्माण। ठीक है, परिवहन आप समझ रहे हैं, यातायात के साधन है ना। दुकानदारी आप समझ रहे हैं कि भाई कहीं भी अगर कोई कॉलोनी रहेगी, कोई गांव रहेगा तो आसपास कोई दुकानें रहती हैं, जिसके वजह से जो है सब इनके इनकम का एक स्रोत बनता है और वहाँ के लोग अपने जीविका का पालन करते हैं। लेकिन मुख्य रूप से जो कृषि थी वही इनके जीविका का आधार रही है। आइए नेक्स्ट में हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब यहाँ पर हमें ध्यान देना है उत्पादन के साधन। ठीक है, यानी उत्पादन का जो संगठन है इस पर गौर करना हमको। उत्पादन का संगठन, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम लोग देखिए, उत्पादन का मतलब क्या होता है? उत्पादन का मतलब कि हम कितना जो है उत्पन्न कर रहे हैं, कितना हमारा प्रोडक्शन है, ठीक ना, इसी को बोलते हैं उत्पादन। तो उत्पादन का जो संगठन है उस पर गौर करिएगा। सबसे नंबर 1 पे आती है भूमि। जब भूमि आती है
तो इसके अंतर्गत भूमि के अन्य प्राकृतिक संसाधन जैसे जल, वन, खनिज आदि होते थे। तो उत्पादन किसी चीज का अगर आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपको, ठीक है, अगर प्राकृतिक का मतलब कि जो कुदरत की दी हुई चीजें हैं, जो प्राकृतिक रूप से विद्यमान हैं, ठीक है, हम उस चीज को लेते हैं, तो उसमें भाई जल भी चाहिए। वन को आप जानते हैं कि जगह जगह जो है कि जंगल और वन, ठीक है, की सुविधाएं हो जाती हैं। कहने का मतलब कि कहीं भी आपने देखा होगा बहुत सारे जंगली पौधा जम जाते हैं, सारी व्यवस्थाएं हो जाती हैं, ठीक है ना। तो इससे क्या होता है, जंगलों का जो है कई, ठीक है, बड़े पेड़ों के निर्माण की वजह से जंगल बन जाते हैं वहाँ, जब लोग नहीं निवास करते हैं तो। उसके बाद खनिज संपदा, आप समझ ही रहे हैं कि भूमि से जो भी हमारे, ठीक है, कीमती चीजें निकलती हैं वह हमारे खनिज संपदा के नाम से जानी जाती हैं। तो ये सब जो है इसके उत्पादन के संगठन में एक जो है स्टेप है। नेक्स्ट में हम लोग आते हैं, दूसरा क्या है भाई, दूसरा है श्रम। श्रम का मतलब आप जानते हैं कि किसी क्षेत्र में अगर आप मेहनत करेंगे तभी जाकर के किसी चीज का आप प्रोडक्शन कर सकते हैं, यानी उत्पादन में श्रम बहुत जरूरी है। अब यहां ध्यान रखिएगा, श्रम जो है ये प्रत्येक श्रमिक उत्पादन के लिए जरूरी श्रम कहलाता है। कहने का मतलब प्रत्येक श्रमिक जो है उत्पादन के लिए जो मेहनत करता है, ठीक है, वही क्या कहलाता है, श्रम कहलाता है। इसमें मानसिक तथा शारीरिक दोनों तरह के श्रम सम्मिलित होते हैं। अब बेटा यहां ध्यान देना है कि मानसिक और शारीरिक, शारीरिक का मतलब यह है कि आप किसी कार्य को करने के लिए फिजिकल एक्टिविटी करते हैं। जैसे मान लीजिए खेती है, खेती के चारों कोना होते हैं, आपको उसको गोड़ना है, ठीक ना, तो उसके बाद उसको मेंटेन करना है। दूसरी खास बात यह है कि मानसिक कैसे करेंगे, आपको सोचना है कि यार अभी बारिश नहीं हो रही है, तो जब बारिश होगी तो उसके बाद हम अपने खेतों की जुताई करवा देंगे। उसके बाद फिर हमें बीज का इंतजाम करना होगा, फिर हम बीज लाएंगे, इसमें बो देंगे। फिर उसके बाद जो है कि मतलब जो आप अपने दिमाग से बाहर की चीज़ें सोचते हैं कि क्या क्या इसके लिए हमें अवेलेबल कराना है, ये सब चीज़ें किसमें आती हैं, मानसिक। तो शारीरिक और मानसिक दोनों तरह के श्रम करने पड़ते हैं आपको, ठीक है। शारीरिक जो है वो आपके सामने दिखता है, लेकिन मानसिक सिर्फ आप ही उसको महसूस कर सकते हैं और सोच सकते हैं, ठीक है। लेकिन थकावट तो आपको दोनों में होगी। अगर आप ये चीज आप ध्यान रखिएगा, व्यक्ति जितना मानसिक रूप से थकता है उतना शारीरिक रूप से नहीं थकता है। तो इसलिए मानसिक रूप से, ठीक है, इसमें श्रम दोनों तरह का है, मानसिक भी है और शारीरिक भी है। नेक्स्ट में हम लोग आते हैं, तीसरा है भौतिक पूंजी। निश्चित रूप से किसी चीज के प्रोडक्शन में भौतिक पूंजी का भी अहम रोल है, ठीक है। तो भौतिक पूंजी का अहम रोल कैसे है, क्योंकि जब आपके पास पूंजी रहेगी तभी आप किसी श्रम को कर पाएंगे। सपोज करिए कि आपको जो है अगर खेती ही करना है, तो खेती में आपके पास जब पैसा रहेगा तभी आप क्या करेंगे, उस खेती की जुताई करवाएंगे। उसके बाद उसमें जो है कहीं से बीज खरीद करके लाएंगे, बीज को उसमें डालेंगे, फिर उसमें खाद डालेंगे। तो जब आपके पास पूंजी रहेगी तब ये सब व्यवस्था आप करेंगे, और जब ये सब व्यवस्था करेंगे तब जब वह फसल बड़ी होकर के काटने के लायक हो जाएगी तब उसको काट करके आप उसको इकट्ठा कर देंगे। तो प्रोडक्शन आपका तब हुआ जब आपकी तीन अहम चीजें आपके सामने आई। पहला आपका आया भूमि, कि भाई भूमि आपके पास होना चाहिए, और जब भूमि रहेगी तो आपके साथ, ठीक है, जल, वन और खनिज, ये तीनों जो है अहम रोल इसमें निभाएंगे। भाई पानी का भी होना जरूरी है, फसल अगर है पानी उसमें आप नहीं डालेंगे तो क्या फसल हो जाएगी, नहीं होगी। तो इसलिए, ठीक है, हर एक चीज का आवश्यक है। दूसरा है श्रम। किसी क्षेत्र में अगर आप मेहनत करेंगे तभी आपका प्रोडक्शन होगा, नहीं करेंगे तो उसमें भी नहीं होगा, ठीक है। और मैंने आपसे कहा कि श्रम में दोनों तरह के हैं, एक फिजिकल भी है और एक आपका मानसिक भी है। तीसरा आपका आता है भौतिक पूंजी। भौतिक पूंजी में, ठीक है, दो मदें आती हैं, इस पर ध्यान रखेगा कि पहला है कच्चा माल और नगद मुद्रा, दूसरा है औजार, मशीन और भवन। ध्यान रखेगा, कच्चा माल, कच्चा माल का मतलब ये होता है कि जैसे सपोज करिए जब आप आगे पढ़ेंगे तो आपको अर्थव्यवस्था के क्षेत्र पढ़ने को मिलेंगे, और अर्थव्यवस्था का जो क्षेत्र होता है वह मुख्य रूप से तीन होता है। पहला होता है प्राथमिक क्षेत्र, और दूसरा होता है द्वितीयक क्षेत्र, और तीसरा होता है तृतीय क्षेत्र, ठीक है। अब इस पर आप एक बात गौर करिएगा, तृतीय,
तृतीयक क्षेत्र। ठीक है, तो यहां पर ध्यान रखिएगा आप, ये 3 क्षेत्र हो गया, आपको समझ में आ गया। इस पर आपको ध्यान देना है कि प्राथमिक क्षेत्र में उस चीजों को रखा जाता है, प्राथमिक क्षेत्र में जो है यह उस चीजों को रखा जाता है कि जिसमें जिसका उत्पादन जो होता है वो भूमि से जुड़ा होता है। ठीक ना। अब यहां पर ध्यान रखिएगा, प्राथमिक सेक्टर में, अर्थव्यवस्था के प्राथमिक सेक्टर में उन चीजों को रखा जाता है जिसका उत्पादन सीधे भूमि से जुड़ा होता है। अर्थात जैसे अगर आप मछली पालन कर रहे हैं, पशुपालन कर रहे हैं, तो कहाँ करेंगे? जमीन पे करेंगे, और जमीन पे करेंगे तो भूमि से जुड़ा हुआ उत्पादन है, और जब भूमि से जुड़ा उत्पादन है तो इसका मतलब एक किस सेक्टर में आएगा? प्राथमिक में आएगा। द्वितीय सेक्टर क्या होता है बेटा? तो द्वितीय सेक्टर वह होता है जिसमें हम प्राथमिक सेक्टर से उत्पन्न चीजों को कच्चे माल के तौर पर रखते हैं और उससे एक नया चीज बनाते हैं, तो वो चीज आपका द्वितीय सेक्टर में आता है। तीसरा जो सेक्टर बेटा है अर्थव्यवस्था का, वो तीसरा सेक्टर ये है कि उसमें सभी प्रकार की ठीक नौकरियां आती हैं, सभी सरकारी नौकरियां, ठीक है, और जो है कि बैंकिंग, इंश्योरेंस, संचार, ये सब किसमें आता है? ये सब आता है सर्विस सेक्टर में, अर्थात जो है तृतीयक में आता है। ठीक है, तो सभी प्रकार की नौकरियां जो है वो तृतीयक क्षेत्र में रखी गई हैं, ये आपको जानना है। तो कच्चा माल और नगद मुद्रा, तो जो भौतिक पूंजी होती है वह पहली चीज की कच्चे माल के रूप में यूज की जाएगी, और साथ में आपको नगद मुद्रा भी होनी चाहिए। दूसरा है औजार, मशीन, भवन। अगर आपके पास औजार नहीं रहेगा तो आप किसी चीज को कर नहीं सकते हैं। जैसे किसी का एग्जाम्पल ले लीजिए, सपोज करिए कि आपको बनानी है पाव रोटी। अगर पाव रोटी बनानी है तो निश्चित रूप से आपके पास आटा होना चाहिए। ठीक है, आटा क्या हो गया भैया? यहाँ कच्चा माल हो गया। अब आटा के द्वारा जो है जब आप, ठीक है, उसको बनाएंगे, ब्रेड बनाएंगे, ठीक है, और क्या बनाएंगे? पाव रोटी बनाएंगे, तो उसको बना करके अब उस फैक्ट्री में, ठीक है, जो आपकी पाव रोटी की फैक्ट्री है उसमें, ठीक है, उस चीज़ को कई औजारों के द्वारा वो सम्मिलित होगी, और उसको उसमें यूज करके सभी औजारों का, अरे भाई हम कह रहे हैं किसी चीज़ को सेकेंगे अगर आप, तो आपको औजार चाहिए जिसको आपको पलटी करना है, ठीक है, और उसको निकालना है, कम आंच पे करना है। जितना भी आपका औजार इसमें यूज होगा वो सब औजार में आ जाएगा। मशीन, ठीक है, अगर उसके लिए कोई मशीनरी लगी हुई है तो वह भी उसमें यूज हो जाएगी। ठीक है, अब भवन का मतलब कि आप सामने तो कहीं खाली स्थान बनाएंगे नहीं, ये सब चीज़ें जब भी करेंगे आप, तो आपके लिए एक भवन चाहिए जिसमें आपको एक रूम चाहिए, और रूम में सब सारा सेटअप चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट में हम लोग आते हैं मानव पूंजी। चौथा जो इसमें आता है ये है मानव पूंजी। मानव पूंजी क्या है उस पर ध्यान दीजिएगा। स्वयं उपभोग हेतु या बाजार में बिक्री हेतु उत्पादन करने के लिए भूमि, श्रम और भौतिक पूंजी को एक साथ करने के योग्य बनाने के लिए जिस ज्ञान और उद्यम की जरूरत पड़ती है उसे हम क्या कहते हैं? मानव पूंजी कहते हैं। लोगों ने, ठीक है, कहा है कि भाई मानव पूंजी के मतलब कि आपने कितना बनाया है। सुना होगा आपने कि लोग कहते हैं कि आपने कितना बनाया है, तो इसका मतलब यही है कि आपने परिश्रम किया, ठीक है, भूमि के लिए। उसके बाद जो है कि भूमि भी आपके साथ है, आप मेहनत भी कर रहे हैं, भौतिक पूंजी भी है, ठीक है। इन सबको एक साथ करने के लिए जिस ज्ञान और परिश्रम की जरूरत पड़ती है उसको हम क्या बोलते हैं? मानव पूंजी। अब ध्यान रखिएगा, औजार, मशीन और भवन को अस्थाई पूंजी कहा जाता है। औजार अगर है, एक बार आपने ले लिया तो वो आपकी क्या हो गई? अस्थाई पूंजी हो गई। बाद में उस पर आपको इन्वेस्ट नहीं करना है। जैसे हमने ये मार्कर ले लिया तो हम इस मार्कर से कम, ठीक है, पूरी क्लास आराम से पढ़ा सकते हैं, इसके बाद पढ़ा सकते हैं। ये मार्कर कुछ दिन चलेगा, ये हमारे लिए अस्थाई पूंजी है। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा, भवन है, अगर एक बार घर आपने बना दिया, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि वो जल्दी गिर जाएगा, वह भी काफ़ी समय तक रहेगा और आपके इस प्रोग्रेस में वो काफ़ी हेल्प करेगा। ठीक है, तो इन सबको क्या बोला जाता है? अस्थाई पूंजी कहा जाता है। मशीन एक बार आपने ले लिया तो वो भी कुछ समय तक काम करेगी, ऐसा तो है नहीं कि आज आपने लिया उसके बाद आज खत्म हो गई, नहीं, ये आपके साथ देने वाले, इसलिए अस्थाई पूंजी है। कच्चा माल देखिए, कच्चा माल और नगद मुद्रा को कार्यशील पूंजी कहा जाता है। ये कच्चा माल है, आ रहा है, जा रहा है, मुद्रा है, आपके पास पैसे आएंगे जाएंगे, तो इनको कहा गया है कार्यशील पूंजी। ठीक है, नेक्स्ट में हम लोग आते हैं पालमपुर में खेती। अब हम लोगों के पालमपुर में कैसी खेती होती थी, कितने % लोग खेती करते थे, इसके बारे में हमको जानना है। देखिए लिखा है कि यहाँ काम करने वाले लोगों में 75% लोग
अपनी जीविका के लिए खेती पर निर्भर थे। तो कहने का मतलब कि जो पालमपुर, जिस काल्पनिक गांव की कहानी हम लोग पढ़ रहे हैं, इस पालमपुर के गांव की कहानी में हमको ये जानना है कि यहाँ के जो लोग निवास करते थे, मैंने आपसे कहा था कि यहाँ 450 परिवार निवास करता था, जिसमें से 80 परिवार ऐसा था कि जो है उच्च कास्ट से बिलोंग करता था, और यह लगभग ज़्यादातर लोग इसमें भूमि के स्वामी हुआ करते थे, अर्थात इनकी स्वयं की भूमि हुआ करती थी। इस पर आपको गौर करना है, ठीक है। और ये भी था कि जो इनकी आजीविका थी वह कृषि पर ही डिपेंड थी। तो यहाँ देखिए आपका लिखा हुआ है कि इस पालमपुर के गांव की जो 75% आबादी थी, उसकी जो है जीविका वह कृषि पर निर्भर थी। अब ध्यान रखिएगा, बरसात के मौसम में खरीफ में किसान ज्वार और बाजरा उगाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है कि खरीफ की फसल में आता, आपको पता होगा कि रबी की फसल होती है, खरीफ की फसल होती है और जायद की फसल होती है। तो यहाँ पर आपको जानना है कि जो खरीफ में आता है ये ज्वार और बाजरा आता है, और ज्वार और बाजरा जो है यह कब उगाया जाता है? बरसात के मौसम में, ठीक है। किसान क्या करता है? ज्वार और बाजरा को उगाता है। अब ध्यान रखिएगा, अक्टूबर और दिसंबर के बीच आलू की खेती होती है, ठीक है। सर्दी के मौसम में रबी की फसल, ठीक है, में खेतों में गेहूं उगाया जाता है। भूमि के एक भाग में गन्ने की खेती होती है। एक वर्ष में 3 भिन्न भिन्न फसलें पैदा करने के पीछे एक बड़ा कारण सिंचाई की सुविकसित व्यवस्था है। तो कहने का मतलब एक ही साल में अगर आप 3 टाइप की फसल को उगाते हैं तो निश्चित रूप से जो है इसमें यह सिंचाई इसमें सबसे मेन हो जाती है, क्योंकि बारिश हुई और आपने किसी फसल को उगा लिया तो आपको पानी देने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा, पालमपुर में बिजली जल्द ही आ गई थी। उसका मुख्य प्रभाव यह पड़ा कि सिंचाई की पद्धति ही बदल गई। एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से अधिक फसल पैदा करने की को बहुविधि फसल प्रणाली कहते हैं। ध्यान रखिएगा, कहने का मतलब कि अगर लाइट की व्यवस्था हो गई तो निश्चित रूप से आप जानते हैं कि वहाँ का गांव इसलिए डेवलप होगा क्योंकि वहाँ पर सिंचाई की व्यवस्था की वैकल्पिक सुविधाएं उपलब्ध हो जाएंगी। जैसे आप जानते हैं ट्यूबवेल, ठीक है। अगर बाई द वे सिर्फ बरसात पर डिपेंड रहेंगे तो जब बरसात होगी तभी आप खेती कर पाएंगे। लेकिन अगर ठीक है बरसात पर डिपेंड नहीं है, आपके पास ट्यूबवेल है, तो लाइट अगर आपके पास है तो ट्यूबवेल से आप अपनी खेती को सींच सकते हैं, ठीक है। यहाँ ध्यान रखिएगा, अब ये कहा गया कि एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से अधिक जब फसल किसान उगाता है तो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं बहुविध फसल प्रणाली। अब ध्यान रखिएगा, तीसरी फसल के रूप में आलू पैदा कर रहे हैं, ठीक। तो ये तीसरी फसल आपको मिल गई। यहाँ पर आपने देखा कि खरीफ में आपने ज्वार और बाजरा उगाया, फिर उसके बाद ठीक है अक्टूबर और दिसंबर में जो है आलू की खेती हो गई। अब उसके बाद जो है फिर आपने देखा कि सर्दी के मौसम में रबी की फसल हो गई। तो 3 प्रकार, एक ये हो गया, एक ये हो गया और तीसरा आलू हो गया, ठीक है। तो एक ही वर्ष में आपने 3 प्रकार की फसल को उगाया, इसे क्या बोलते हैं? बहुविध प्रणाली कहते हैं। नेक्स्ट में हम लोग आते हैं, देखिए अब आगे खेती की बहुविध फसल प्रणाली क्या है, ठीक है। तो वो पहले ही बताया गया कि जब एक वर्ष में किसान क्या करता है कि एक वर्ष में जब वह जो है एक साथ कई फसलों को उगाता है तो इसे हम बोलते हैं बहुविध प्रणाली, ठीक है। और ये भूमि के किसी एक टुकड़े में उपज बढ़ाने की सबसे सामान्य प्रणाली है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास खेत कम है, 1 बीघा ही खेत है, तो आपने 2 बिस्सा में आलू लगा दिया, 2 बिस्सा में ठीक खरीफ की बो दिया, 2 बिस्सा में जो है आपने डाल दिया जो है रबी की फसल। तो ऐसे में जो है ये सारी चीज़ें जो है एक सामान्य प्रणाली हो जाती है। खेत के एक टुकड़े पर भी आप इस चीज़ को कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका है खेती की आधुनिक विधि, ठीक है। अब हम लोग खेती की नई नई विधियों के बारे में अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि इसमें कौन कौन सी विधि का वर्णन किया गया है। आइए, आधुनिक तकनीक में भाई क्या क्या है उस पर गौर करिएगा आप। देखिए, अधिक उपज देने वाले बीजों का उपयोग। आपने एक चीज सुना होगा, हाइब्रिड। हाइब्रिड हम लोग क्यों यूज करते हैं? क्योंकि हाइब्रिड जो होता है वह कम समय में जल्दी से तैयार हो जाता है। और आपने देखा होगा कि पहले जब वृक्ष यानी कि आम के वृक्ष को ले लीजिए कि जब आम हम लोग लगाते थे तो आम बड़ा होता था, उसके बाद खूब बड़ा बड़ा सा होता था, तब जाकर के उसमें कहीं बौर आता था, तब वो फल लेता था। लेकिन आजकल आपने मार्केट में देखा होगा कि आम इतना बड़ा ही है और उसमें देखेंगे आपके 10-20 फल लगे हुए हैं।
तो ये सब किसकी देन है? ये सब हाइब्रिड की देन है। और इसलिए जो है अब हम नए नए टेक्निक को यूज करके और नए नए ठीक है सिस्टम को लाएंगे, जिससे क्या होगा कि हमारी खेती में सुधार होगा। जो हम 3-4 महीनों में उत्पन्न करते थे उसे हम कम से कम समय में उत्पन्न कर देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन कर लेंगे। तो इससे हमारी खेती में ये आधुनिक तकनीक मानी जाएगी। आइए थोड़ा सा आपको देखते हैं हम, ठीक है, हरित क्रांति के बारे में बताते हैं। ध्यान रखिएगा, 1960 के दशक में के अंत में भारत में अपनाई गई जिस हरित क्रांति, ठीक ना, अपनाई गई जो व्यवस्था थी, ठीक, उसे क्या कहा गया? हरित क्रांति कहा गया। अब ध्यान रखिएगा, इसके अंतर्गत किसानों को अधिक उपज वाले बीजों यानी कि HYV के द्वारा गेहूं और चावल की खेती करने के तरीके सिखाए गए। कहने का मतलब, किसान, आपने देखा होगा, एक एग्जाम्पल दे दूं, अगर ये कहा जाए कि गेहूं के मामले में भारत का सबसे अग्रणी राज्य कौन सा है जो सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन करता है, तो आप तुरंत कह देंगे अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश है ना। लेकिन अगर ये कहा जाए प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अगर देखा जाए तो गेहूं का उत्पादन सबसे ज्यादा कौन करता है, तो आप कहेंगे पंजाब। पंजाब में कम स्पेस पर खेती होती है, लेकिन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से देखा जाए तो वहां उत्पादन ज्यादा है, ठीक है। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, देखिए इसमें जो है भारत में पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों ने खेती की आधुनिक तकनीक का सबसे पहले प्रयोग किया। उन्हें इनसे गेहूं की अधिक पैदावार हुई। तो कहने का मतलब पंजाब, हरियाणा, ठीक है, ये सब जो है उत्तर प्रदेश, ये सब गेहूं के मामले में आगे थे। लेकिन बस यही है कि उत्तर प्रदेश के पास एरिया ज़्यादा है, यहाँ पर गेहूं खेती ज़्यादा एरिया में होती है, तो इसलिए प्रोडक्शन इसका ज़्यादा होता है। लेकिन अगर प्रति हेक्टेयर की बात की जाए कि 1 हेक्टेयर में, ठीक है, इतने भूभाग में ज़्यादा उत्पादन कौन दे रहा है, तो वो आपका आएगा पंजाब नंबर 1 पर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट में हम लोग आते हैं, देखिए भूमि की उत्पादन क्षमता। अब जैसे होता है कि लोग ये जानते हैं कि सबकी भूमि कितना उपजाऊ है, यह भूमि की उत्पादन क्षमता जो है उसी हिसाब से होती है। कहने का मतलब, अगर भूमि बंजर है या भूमि जो है कि कम उपजाऊ है, खाद आपने सही से दिया नहीं है, ठीक, उसको पोषक तत्व कम मिले हैं, तो निश्चित रूप से आपके फसल को भी पोषक तत्व वह कम प्रदान कर पाएगी। जिससे फसल को अगर, ठीक है, ज़्यादा जो है कि जल्दी बढ़ना है और स्ट्रांग होना है, ज़्यादा फल फूल लेना है, तो वह उस हिसाब से कम हो जाएगी। जैसे अगर एक आदमी है, उसको जो है रोज 10 रोटी खा रहा है और 10 रोटी खा रहा है, तो निश्चित रूप से अगर हम 5 रोटी खाएंगे तो वो हमसे मजबूत होगा। अगर उसके पास एनर्जी रहेगी तो कोई भी काम हमसे बेहतर कर सकता है। तो जमीन की उर्वरा शक्ति अगर मजबूत रहती है तो वहाँ फसल भी बहुत जल्दी और अच्छी तैयार होती है। तो ध्यान रखिएगा, हरित क्रांति के कारण जो है उर्वरकों के अधिक प्रयोग से मिट्टी की उर्वरता में कमी आ गई, ठीक है। नलकूपों से सिंचाई के कारण भूमि जल के सतत प्रयोग से भौम जल स्तर निरंतर कम होने लगा। देश में रासायनिक खाद का प्रयोग सबसे ज़्यादा पंजाब में है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि कोई भी हो, अगर किसी चीज़ का आप दुरुपयोग करेंगे तो निश्चित रूप से उसके मात्रा में कमी आएगी। अगर जल स्तर को बढ़ाना है, आपने देखा होगा कि गांव-गांव में सरकार ने पोखरे को खुदवाया था। क्यों खुदवाया था? कि उसमें पानी इकट्ठा रहने से जल का जो स्तर है वो हमेशा बना रहता है, ठीक है। तो ऐसे में अगर जो है नलकूप है, जगह जगह नलकूप, ट्यूबवेल सब ठीक गड़ गए और ज़मीन से सारे पानी को निकाल के बाहर कर दिए, ठीक ना, तो ऐसे में जल का जो स्तर होता है वो नीचे चला जाता है, अर्थात कम हो जाता है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट में आते हैं, देखिए अब आता है कि पालमपुर के जो किसान थे, किसानों की, ठीक है, में भूमि का क्या वितरण रहा है, इस पे गौर करना है आपको। पालमपुर में 450 परिवारों में से लगभग 1/3 अर्थात 150 जो है परिवारों के पास खेती के लिए भूमि नहीं है, जो ज़्यादातर दलित हैं। शेष परिवारों में 240 परिवार ऐसे हैं जो, ठीक है, जिनके पास भूमि है। 2 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल वाले छोटे भूमि के टुकड़े पर खेती करते हैं। पालमपुर में मझोले और बड़े किसानों के 60 परिवार हैं। यहाँ का मतलब ठीक ये है कि जो मझले किसान है, मझले का मतलब कि एक सबसे छोटा किसान होता है, एक बड़ा किसान होता है और एक होता है मझला किसान, मतलब मध्यम वर्गीय वाला, ठीक है। तो ये कहा गया कि पालमपुर में मझले और बड़े किसानों के 60 परिवार हैं,
जो 2 हेक्टेयर से ज़्यादा भूमि पर खेती करते हैं। कुछ बड़े किसान के पास 10 हेक्टेयर से ज़्यादा भूमि होती है। तो ये सब अलग अलग, ठीक है, किसानों की वैरायटी दी गई है कि किस किसान के पास कितनी जो है हेक्टेयर भूमि थी, यह उनका वर्णन किया गया है। कि जो मझले और बड़े किसान थे उनके, ठीक ऐसे जो है पालमपुर में जो 450 परिवार थे, इसमें से 60 परिवार ऐसा था जो मझले और बड़े किसानों की श्रेणी में आता था, और जो 2 हेक्टेयर से ज़्यादा भूमि पर खेती करते थे लोग। लेकिन कुछ बड़े किसानों के पास 10 हेक्टेयर भी भूमि थी, और ये जो है, ठीक है, इनका भी ये सब भी इसी में आ जाएंगे। तो आपको ध्यान देना है कि पालमपुर में 450 परिवारों में लगभग 1/3 जो है 150 परिवार के पास खेती के लिए भूमि नहीं थी। तो कहने का मतलब 450 परिवार में 150 परिवार ऐसा था जिसके पास खेती के लिए भूमि नहीं थी, खासकर दलित वर्ग से थे। और उसके बाद जो है ये लोग दूसरे की खेती करके और अपने जीविका का आधार बनाते थे। ठीक है, नेक्स्ट में हम लोग आते हैं श्रम की व्यवस्था। अब यहां पर आपको ध्यान देना है कि श्रम की कैसी व्यवस्था थी, या किस व्यवस्था के जरिए जो है लोग यहाँ के अपने जो है विकास को अंजाम देते थे। तो जो छोटे किसान थे या अपने परिवारों के साथ खेती में खुद ही काम करते थे। मतलब जो मध्यम वर्गीय किसान रहेगा निश्चित रूप से वह अपने खेती में स्वयं काम करेगा। जो बड़े लोग होते हैं वो स्वयं नहीं करके बल्कि मजदूर को वहां लगा देंगे और मजदूर उस खेती को अंजाम देगा। ठीक है, मझले और बड़े किसान अपने खेतों में काम करने के लिए खुद श्रमिकों को मजदूरी पर लगाते थे। ये तो मैंने बताया आपको। पालमपुर में खेतिहर श्रमिकों की संख्या जो है ये बहुत अधिक थी, जिस कारण इसमें बहुत ज़्यादा स्पर्धा थी। स्पर्धा समझ रहे, कहने का मतलब कि हम अच्छा कर लेंगे। ठीक ना, ये कह सकते हैं कि दो लोगों के बीच मुकाबला था। अगर मजदूर ज़्यादा रहेंगे, काम कम मिलेगा, तो निश्चित रूप से उन दोनों के बीच यानी कि हर एक के बीच कंपटीशन रहेगा। कंपटीशन रहेगा कि जो जितना बेहतर खेती कर देगा लोग खेती उसी से करवाएंगे और उसी को देंगे मजदूरी, उसी को देंगे दिहाड़ी। तो चूंकि श्रमिक ज़्यादा थे, ठीक ना, और जो है ज़्यादा होने के कारण इनके बीच स्पर्धा बहुत ज़्यादा थी, कंपटीशन बहुत ज़्यादा था, इसलिए लोग कम वेतन में ही काम करने के लिए तैयार हो जाते थे। कहने का मतलब अगर एक काम है और काम के लिए 50 लोग बेरोजगार खड़े हैं, तो हम अगर कहें कि भाई ऐसा है कि मेरे पास एक काम है वो करना है, सब लोग कहेंगे हाँ हम कर लेंगे, हम कर लेंगे। भाई आप कर लोगे, कितना लोगे? अगर एक कह रहा है कि भैया हम 100 रुपया लेंगे, तो दूसरा कहेगा ऐसा है कि हमको 50 दीजिए, हम आपका काम कर देंगे। तो निश्चित रूप से दोनों में स्पर्धा हुई। अगर वही एक ही व्यक्ति होता तो उससे अगर हम कहते तो जितना मांगता हमको उतना देना होता। इसीलिए जो है श्रमिक अधिक होने के कारण किसानों की डिमांड जो है वो मजदूरों की डिमांड कम हो गई थी, और इसलिए वो कम पैसे में भी खेती करने के लिए तैयार हो जाते थे। नेक्स्ट में हम लोग आते हैं खेतों के लिए आवश्यक पूंजी। आप जानते हैं किसी भी खेती को करने के लिए आपके पास कुछ तो पूंजी होनी चाहिए। जब पूंजी रहेगी तभी तो आप उसकी जुताई बुआई, ठीक है, और खाद पानी का इंतजाम करेंगे। ध्यान रखिएगा, बहुत से छोटे किसान पूंजी की व्यवस्था करने के लिए पैसा उधार लेते हैं। वे बड़े किसानों से या गांव के साहूकारों या खेती के लिए विभिन्न आगतों की पूर्ति करने वाले व्यापारियों से ऋण लेते हैं। कहने का मतलब आपने देखा होगा इस समय प्रेजेंट टाइम में किसानों की सहायता के लिए आपने देखा कि बहुत दिन से चली आ रही सरकारी गोदामें होती हैं। और जो सरकारी गोदामें होती हैं तो इन सरकारी गोदामों में क्या होता है कि आप जा कर के खाद हो चाहे बीज हो वहाँ से उधार ले सकते हैं। ठीक है, और जब उधार ले सकते हैं तो उसके बाद जब फसल आपकी तैयार हो जाएगी तो उसके बाद फसल को बेच करके आप उनका भुगतान कर देंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो गांव के सेठ साहूकार होते हैं उनसे कुछ पैसा ले लेते हैं, और जब उनसे पैसा ले लेंगे तो पैसा लेने के बाद जो है वह अपने खेती को अंजाम दे देंगे। जब खेती संपूर्ण हो जाएगी तो उसके बाद जब उसको बेचेंगे तो वहाँ से पैसा इस सेठ साहूकार का चुकता कर देंगे। ठीक है, तो ये अलग अलग तरीके से इनका सिस्टम था। नेक्स्ट में हम लोग आते हैं अधिशेष कृषि उत्पादों की बिक्री। अब ध्यान रखिएगा, किसान परिवार के उपभोग के लिए कुछ गेहूं रख लेते थे। कहने का मतलब अगर आप खेती कर रहे हैं और आपने 4 कुंटल अनाज पैदा किया, ठीक है, अब 4 कुंटल अनाज पैदा किया और आप जान रहे हैं कि हम जब नेक्स्ट टाइम खेती इसकी करेंगे तो उससे पहले हमें लगभग 1 कुंटल खपत हो जाएगी हमारे परिवार में। तो हम 1 कुंटल रख करके और बाकी का 3 कुंटल क्या करते थे, बेच देते थे।
ठीक है। तो अधिशेष का मतलब जो बचा हुआ हमारे पास हमारे खाने से ज्यादा है, हम उस चीज को क्या करेंगे, बेच देंगे, उसकी बिक्री कर देंगे। ठीक है। तो किसान परिवार के उपभोग के लिए कुछ गेहूं रख लेते थे और अधिशेष गेहूं को बेच देते थे। ठीक है। नेक्स्ट में आते हैं हम लोग। पालमपुर में गैर कृषि क्रियाएं। तो पालमपुर में गैर कृषि जो क्रियाएं थी, अब इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। गैर कृषि का मतलब कृषि के अलावा। गैर कृषि का मतलब क्या होता है, कृषि के अलावा जो और एक्टिविटी वहां होती थी, जो और क्रियाएं होती थी, हम उसका अध्ययन करेंगे। तो नंबर 1 भैया है डेयरी, अन्य प्रचलित क्रिया। ठीक है। ध्यान रखेंगे, पालमपुर के अनेक परिवार में डेयरी एक प्रचलित क्रिया थी, जहां से दूध दूर दराज के शहरों और कस्बों में सप्लाई किया जाता था। तो डेयरी का मतलब आप समझ रहे हैं कि जिसके पास गाय भैंस ज़्यादा रहती हैं, वह लोग दूध लगा करके और डेयरी पे जा करके अपने दूध को सप्लाई करते थे। शहर के बहुत सारे दूर दूर तक ठीक एरिया में इनके दूध की सप्लाई होती थी। यह पालमपुर गांव में कृषि से अलग एक क्रिया थी, जिससे लोग अपने जीविका का उपार्जन करते थे। नेक्स्ट में हम लोग आते हैं। पालमपुर में लोक स्तरीय विनिर्माण का एक उदाहरण। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर इस समय पालमपुर में 50 से कम लोग विनिर्माण कार्यों में लगे थे। किसमें लगे थे, कार्यों में लगे थे, कार्यों में लगे हैं। तो यहां पर आपको ध्यान देना है, कहने का मतलब 50 से कम लोग विनिर्माण। मैंने बताया था आपसे कि विनिर्माण क्या होता है। अगर सपोज कहिए कि इस भवन का निर्माण हो रहा है, किसी घर का निर्माण हो रहा है, तो उस घर के निर्माण में ठीक है उससे कहा जाएगा इसका निर्माण हो रहा है। लेकिन अगर उस घर के निर्माण के साथ साथ उसमें अंदर एक फैक्ट्री आप लगा दीजिए पावरोटी की, और उसमें आप पावरोटी बना रहे हैं, ये क्या हो रहा है, विनिर्माण हो रहा है। अर्थात निर्माण के अंदर भी एक निर्माण हो रहा है, जिससे किसी चीज का प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है। नेक्स्ट में हम लोग आते हैं। देखिए, पालमपुर के दुकानदार, थोड़ा सा पालमपुर के दुकानदारों की हम चर्चा कर लेते हैं कि पालमपुर के दुकानदार किस टाइप के थे और कैसे इनका जो है व्यवसाय चलता था। तो पालमपुर के जो व्यापारी थे वे दुकानदार हैं, जो शहरों के थोक बाजारों से कई प्रकार की वस्तुओं को खरीदते हैं और उन्हें ला करके अपने गांव में बेचते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जो शहर में मिलती हैं गांव में नहीं मिलती हैं। तो जो वहाँ के दुकानदार होते हैं, सेठ साहूकार होते हैं, जिनके पास अपनी दुकानें होती हैं, वो बाहर शहर जाएंगे और शहर से उस चीज़ को खरीद करके ला करके और अपने गांव में उस चीज़ को बेचते हैं। तो ये रही ठीक है इनकी दुकान की स्थिति। नेक्स्ट में हम लोग आते हैं परिवहन। परिवहन का मतलब आप समझ रहे हैं कि यातायात का साधन। ठीक है। तो परिवहन तेजी से विकसित होता एक क्षेत्र। पालमपुर और रायगंज के बीच एक सड़क पर विभिन्न प्रकार के वाहन चलते हैं। वे लोग वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाते हैं, इसके बदले उन्हें पैसे मिलते हैं। कहने का मतलब ये गैर कृषि क्रियाओं में आ रहा है। कहने का मतलब पालमपुर के जो गांव के लोग थे, उनके जीविका का बेटा मुख्य जो आधार था वो कृषि था। लेकिन कृषि के अलावा ये कुछ और भी काम करते थे, जैसे डेयरी काम करते थे। ये लोग पशु को रख करके उसके दूध को निकाल करके और उसके बाद दूर दराज तक शहरों में पहुंचाते थे। इससे भी इनका इनकम का स्रोत बढ़ता था। उसके बाद कुछ दुकानदार थे जो दुकान के माध्यम से अपने जीविका का उपार्जन करते थे। शहर से सामान ला करके और गांव के मार्केट में उस चीज़ को अवेलेबल कराते थे, उसको बेचते थे और उसको बेचने के बाद उनको पैसे मिलते थे। इसके अलावा परिवहन जो था, अब भाई मैंने आपसे पहले कहा कि पालमपुर जो गांव है वो रायगंज से 3 किलोमीटर दूर था। जब 3 किलोमीटर दूर था तो वहाँ पे तमाम जो है यातायात के साधनें उपलब्ध थी। जैसे आपने इस समय देखा होगा कि अगर आपको एक स्थान से दूसरे स्थान तक 3 किलोमीटर जाना है तो आपके लिए वहाँ पर ऑटो खड़ी रहेगी, ऑटो मिल जाएगी, आप ऑटो में बैठ जाएंगे, कोई टैक्सी कर लेंगे, है ना। तो इससे अगर आप जाएंगे तो निश्चित रूप से कुछ उनको पैसा देंगे, और जब पैसा देंगे तो यह भी उनके इनकम का एक स्रोत हुआ, जो कृषि के अलावा अन्य क्रियाओं में आएगा। ठीक है। तो हम लोगों ने इस पूरे पालमपुर के इस कहानी में बहुत कुछ सीखने को हम लोगों को मिला, और इस चैप्टर से आपको सीख यही मिलती है कि पालमपुर के एक काल्पनिक गांव जिसका हमने अध्ययन किया, इस पालमपुर के गांव में ठीक है कैसे लोग रहते थे। ये मैंने आपको बताया कि इसमें लगभग अलग अलग जातियों के 450 लोग रहते थे। और 450 लोगों में मैंने ये भी कहा कि 80 परिवार ऐसा था
जिसके पास स्वयं की भूमि थी। ठीक है, ये भूमि के मालिक थे, ये उच्च कास्ट से बिलोंग करते थे। आपने देखा कि इस 450 परिवारों में 150 परिवार ऐसा था जिसके पास खेती नहीं थी, ये कृषि कार्य करते थे। अब कृषि कार्य के अलावा इनके पास आपने देखा कि यह यातायात में सहायता करते थे, यानी कि गाड़ी चला करके, ठीक है, उनसे पैसा लेते थे, दुकान चला के पैसा लेते थे, है ना, डेयरी जो है चला करके पैसा लेते थे। तो कहने का मतलब इन सब के द्वारा इस सब पूरे गांव के, ठीक, सिस्टम को मेंटेन किया जाता था और इसमें हर व्यक्ति अपने जीविका के उपार्जन के लिए कोई ना कोई व्यवस्था अवेलेबल कराता था। तो इस कहानी में हम लोगों को, ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग पालमपुर के एक काल्पनिक गांव की कहानी पढ़े और इससे जो है हमारे जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं, इससे हमें ये पता चलता है कि भैया पालमपुर में अगर श्रम भी होता है, ठीक है, तो दो तरह का श्रम यहाँ जिक्र हुआ, पहला शारीरिक और दूसरा मानसिक। तो हर तरह से हमने इसका अध्ययन कर लिया, कहीं से भी क्वेश्चन बनेगा इसको आप कर लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम लोग दूसरे अध्याय में दूसरे, ठीक है, वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।